जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है और जय श्री राम, जय हिंद आप सभी को। साथियों, पूरा विश्व और भारत आज भी कोरोना महामारी कहें, आंकड़ा कितना पहुंचा है बताने की जरूरत नहीं। सब आंकड़े, देश का आंकड़ा क्या है, दिल्ली का क्या है, सब आपको मालूम है कि कोरोना एक तरफ महामारी से ये देश अभी भी जूझ रहा है। अभी तो पीक आना बाकी बताते हैं। आंकड़ा 5-5.5 लाख से ऊपर जा चुका है। कोरोना महामारी कहें, लगातार 20-21 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़े जा रहे हैं। लगातार सरकार उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती ही चली जा रही है और पिछले 6 सालों में 18 लाख करोड़ रुपया भारत की मोदी सरकार कमा चुकी है। इसी के साथ तीसरा, भारत चीन, लद्दाख के अंदर भारत चीन सीमा विवाद को लेकर है। मुझे नहीं मालूम आप किस मुद्दे पर बात करना पसंद करेंगे, हम कहाँ खड़े हैं, या फिर बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम जो भी आगे आप देखेंगे इसी तरह दाम बढ़ते रहे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें जो हैं वो $42 प्रति बैरल हैं, लेकिन हमारा पेट्रोल डीजल 80 पार कर चुका है। और ये पहला 17 साल के इतिहास में हुआ है कि डीजल की कीमतें जो हैं वो पेट्रोल से कहीं ज़्यादा है। डीजल की कीमतें इतिहास में पहली बार हुआ। तीसरा मुद्दा चीन और भारत सीमा विवाद को लेकर है। आज देश के प्रधानमंत्री जी 4 बजे लाइव आए। कल से इसकी चर्चा हो रही थी, 24 घंटे चर्चा होती रही। चर्चा, डिस्कशन, हमारे दिमाग, हमारे सवालों में वो रहे सारा समय, क्योंकि ये इनका एक टैक्टिक है कि इनका फेंका हुआ पासा होता है कि 24 घंटे पहले घोषणा कर दीजिए प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करेंगे, और देश के गृह मंत्री भी ट्वीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। लगता है कि बिल्कुल भारत चीन सीमा के ऊपर जो विवाद हुआ है, जो हमारे 15-16 जून को हमारे 20 जवानों को चीन ने हमारी सीमा में घुसपैठ करके शहीद कर दिया, उस पर कोई बड़ा फैसला लेगा और देश उसे सुनना चाहेगा, क्योंकि हम खड़े रहेंगे देश के साथ, देश की सरकार के साथ और देश की सेना के साथ। 24 घंटे ये तमाशा चलता है, ट्वीट होता है प्रधानमंत्री जी आएंगे। संडे को आए थे, लेकिन आज फिर आएंगे। ठीक है, स्वागत है, आए 4 बजे आए। और जब 4 बजे आए तो कान बिल्कुल ये था कि सबसे बड़ी लड़ाई जो हमारी आज चल रही है वो भारत चीन लद्दाख के अंदर सीमा विवाद है। 15-16 तारीख को जवान शहीद हुए। सरकार कड़े फैसले लेने वाली, और उस कड़े फैसलों की जो है जानकारी देश को दी जाएगी और देश सरकार के साथ, सेना के साथ खड़ा दिखेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 17 मिनट का उन्होंने भाषण दिया। सारी बात का निचोड़ मात्र ये निकल कर आया, उन्होंने महीने गिनवाए कि जुलाई शुरू हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक मैं 80 करोड़ देश के गरीब लोगों को 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चना वो देने वाला हूं, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। कल से आज तक आडंबर चल रहा था, पैसा खर्च किया जाता है। जब प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं तो इस पे भी काफ़ी समय, पैसा और सब चीज़ें लगती है, और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी घोषणा होगी जिसकी 24 घंटे चर्चा होती है। लेकिन कि हम गरीबों को अनाज दे रहे थे, हमने फैसला किया अब नवंबर तक हम 80 करोड़ गरीबों को अनाज देंगे, मात्र अनाज। वही मैं आज फिर कह रही हूँ, ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। हल क्या है ये हम आपको बताते हैं, जो बार बार हम नहीं, अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि आपको हर एक के जनधन खातों में, क्योंकि काम धंधे बंद है, रोजगार बंद है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आप सिर्फ चावल या फिर आटा और 1 किलो चना देंगे। उसके अलावा भी बहुत सी एक घर और एक परिवार की ज़रूरतें होती हैं। उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके हाथ में उसको आर्थिक ताकत देनी होती है, ताकि वो अपनी दूसरी चीज़ों को, दूसरी मांगों को भी पूरा कर सके। उसकी व्यवस्था क्या है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी किसी को भी, जब तक ये लॉक सब चल रहा है कोरोना महामारी का, किसी को भी तुरंत रोजगार, उद्योग, इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी होकर सबके लिए वापस जो है काम धंधे दे देगी, सब कमाने लग जाएंगे, ऐसा भी होते हुए दिख नहीं रहा है। जब नहीं दिख रहा तो रोजगार के साधन नहीं है, कमाई का साधन नहीं है, हाथ में पैसा नहीं है। सिर्फ 1 किलो चना और 5 किलो अनाज आप देकर आप क्या मदद कर रहे हैं? हमारा सुझाव ये है, जो दोबारा मैं दोहरा रही हूँ, कि हमारा ये कहना है कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, सरकार के पास उसका
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के तहत डाटा है, जनधन खातों का डाटा है, वो गरीब हैं। हर गरीब के खाते में अगर आप अगले 6 महीने तक, नवंबर तक की, पूरे जिंदगी भर के लिए नवंबर तक की 7,500 जो कैलकुलेटेड खर्चा एक परिवार का, 4 लोगों का महीने भर का, अपनी सारी ज़रूरतें आप उसमें शामिल कर सकते हैं। बच्चों की चाहे स्कूल की फीस हो, आपके स्वास्थ्य को लेकर दवाइयों का खर्चा हो, आपके घर की और भी ज़रूरतें हैं, आपका बिजली का बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, कुछ भी है, आपका खाने पीने के खर्चे, सारा मिलाकर एक परिवार का 7,500 कैलकुलेट अर्थशास्त्रियों ने किया। हमारी आज फिर ये मांग है, आप अनाज तो दे रहे हैं लेकिन उससे बाकी जरूरतें पूरी नहीं होती। बेहतर होता आप हर परिवार को अगले 6 महीने तक उनके जनधन खातों में 7,500 दे देंगे। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से जब मुफ्ती दे रहे हैं तो ये सोच लीजिए कि वो रोजगार ही दिया है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पैसे जा रहे हैं उनके पास ताकि वो अपना पालन पोषण कर सकें। लेकिन ठीक है, प्रधानमंत्री जी की मर्जी है। 24 घंटे में आकर उन्होंने मात्र ये घोषणा की कि आपको 5 किलो चावल और 1 किलो चना मिलेगा, इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं था। मैं वापस आती हूँ भारत और चीन की सीमा पर। 59 चाइनीज़ ऐप को बंद करने का ऐलान कल 29 जून को भारत की सरकार ने किया। रविशंकर प्रसाद जी जो आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने आकर हमें बताया भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, हमारी निजता, हमारी जो जानकारियां हैं उसे ये कंपनियां लीक कर रही हैं, जिससे हमारी सुरक्षा में सेंध हो रही है, इसलिए हम ये फैसला कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ 18 मार्च, याद रखिएगा 18 मार्च 2020 को देश के ही गृह राज्य मंत्री, जिनका नाम है, शायद आपको पता ना हो क्योंकि बहुत से लोगों को नाम भी नहीं पता, हमें भी बहुत से इनके मंत्री, किसके पास कौन सा विभाग है किसी को पता ही नहीं, क्योंकि सारा काम तो पीएमओ से चलता है। जी कृष्ण रेड्डी जो हैं, ये भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। इन्होंने 18 मार्च को संसद में खड़े होकर अपने ही भाजपा के सांसद, जिनका नाम है सुभाष सरकार ने प्रश्न किया था, क्या टिकटॉक और जो चाइनीज ऐप हैं वो क्या हमारी सुरक्षा के साथ हमारी जानकारियां लेकर उससे बहुत बड़ा हमें एक खतरा पैदा कर रही हैं? तो भारत सरकार के, मोदी सरकार के गृह राज्य मंत्री ने कहा, नहीं, हमारे पास ऐसी कोई सूचना, कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि जिससे ये कहा जा सके कि ये जो चीनी ऐप हैं, टिकटॉक जिसका उन्होंने जिक्र किया था, शेयर है और भी बहुत से ऐप हैं जिनको बैन किया, उसकी कोई जानकारी उनके पास नहीं है कि इनसे हमें कोई भी खतरा है या हमारा किसी तरह की भी कोई जानकारी लीक हो रही है। ये मार्च में कहा, यानी कि कोई खतरा तब तक नहीं था। उसके बाद होता है कि पीएम केयर फंड की बात बीच में आ जाती है। मैं इसको जोड़ रही हूँ क्योंकि पीएम केयर फंड जो है, याद रखिएगा, जो हमारी ऑफिशियल कैग ऑडिट कंपनी है हमारी सरकार की, कैग जो किसी भी तरह के खातों की जांच कर सकती है, पीएम केयर फंड को ऑफिशियली कैग की जांच से बाहर रखा गया। क्यों रखा गया है नहीं मालूम है, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के समय पर चीख के भाषणों में कहते थे कि कांग्रेस के चंदा आता है और उसकी पारदर्शिता नहीं है, इसकी जवाबदेही नहीं है, ये देश के साथ खतरा है। आज आप पीएम केयर फंड को कैग से, हमारी जो ऑडिट है, जांच से बाहर क्यों रखते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जब लोगों ने जाकर पीआईएल डाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कहा कि इसे सूचना के अधिकार कानून के तहत आना चाहिए, देश को ये जानने का हक है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। लेकिन पीएमओ कोर्ट में लड़ा और कोर्ट को मनाने में ये कामयाब हो गए कि नहीं, ये पब्लिक डोमेन की चीज़ें नहीं है, इसलिए इसकी जानकारी जनता को देने की जरूरत नहीं कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा कहाँ से आया, इसलिए उसको आरटीआई से भी पूरी तरह से बाहर कर दिया। हमें कैसे पता लगा कि पीएम केयर फंड में 10,000 करोड़ के लगभग आ चुका है मात्र 3 महीने में। मार्च में कोरोना वायरस महामारी की हमें जानकारी मिली, जो हमें देश के अंदर, और मार्च में हमने लॉकडाउन कर दिया और मार्च में ही ये पीएम केयर फंड जो है, एक संस्था का, सरकारी संस्था पीएम केयर के अधीन जो है, इसका गठन किया गया और 3 महीने में लगभग 10,000 करोड़ रुपया इसमें आ चुका है। हमें कैसे पता लगा 10,000 करोड़ आ चुका है? और हमें कैसे पता लगा कि पेटीएम ने 100 करोड़, टिकटॉक ने 30 करोड़ और इसी तरह चाइनीज की बहुत सी कंपनियों ने, कांग्रेस की अगर आप साइट्स पे जाएंगे तो पूरा खुल के, हमारे कपिल सिब्बल साहब हो, अभिषेक मनु सिंघवी जी हो, इन लोगों ने खुलकर सबूतों के साथ, मैं कहती हूँ अगर ये सबूत गलत हैं, अगर हम कांग्रेस के नेता झूठ बोल रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, तो मैं चुनौती देती हूँ केंद्र की मोदी सरकार को, आप सत्ता में, आप ताकत में हैं, आपके पास सारे वो हथियार हैं। अगर कोई देश के साथ झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है, झूठे आंकड़े दे रहा है, कार्रवाई करिए, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको मालूम है
आपको मालूम है कि 18 मार्च तक आप इन ऐप से कोई खतरा नहीं बता रहे थे आपके जो गृह राज्य मंत्री। उसके बाद आप इन्हीं चीनी कंपनियों से करोड़ों रुपए का पीएम केयर फंड में चंदा ले लेते हैं, और उस चंदे को लेने के बाद, और चंदा भी लिया कब जा रहा था? मार्च और अप्रैल में, जब लद्दाख की हमारी भारत चीन सीमा में चीन घुसपैठ कर रहा था। ये खबरें हमें मार्च अप्रैल में आ रही थी, लेकिन मई के महीने में एक घुसपैठ के बाद हाथापाई का चीनी और भारतीय सेना के बीच में जो हाथापाई हुई, उसका वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने थोड़ी गंभीरता दिखाई कि कुछ सरहद पर चल रहा है जिसे सरकार छुपा रही है या बताना नहीं चाह रही है। क्यों नहीं बताना चाह रही? वो तो बाद में समझ आया कि इतना मोटा चीनी कंपनियों से फंड पीएम केयर में आ चुका है और पीएम कह चुके हैं इन ऐप कंपनियों से, चीनी कंपनियों से कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो खामोश बैठी हुई इस तमाशे को देखती रही। और हुआ ये कि 15-16 जून को हमारी सीमा के अंदर चीनी घुसपैठिए घुसे और हमारे 20 जवानों को, निहत्थे जवानों को शहीद करके चले नहीं गए। ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर हमारे जवान, कर्नल बाबू जो लीड कर रहे थे बाकी जवानों को, वो वहां पर तैनात थे। वहां पर चीन ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर घुसपैठ करने की, गलवान वैली के अंदर है ये, वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसे हमारे कर्नल, शहीद कर्नल कहूंगी, बाबू ने और बाकी लोगों ने खदेड़ने की कोशिश की, और उस संघर्ष में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। और आज वहां पर चीन का कब्जा है। ये कौन बता रहा है चीन का कब्जा? अलका लांबा नहीं बता रही कि चीन का कब्जा, ये बता रहे हमारे रक्षा विशेषज्ञ, हमारे पूर्व सेना के अधिकारी, हमारी सैटेलाइट की नेशनल चैनल्स अगर आप देखेंगे, राहुल कंवल ने भी इंडिया टुडे में बहुत बार सैटेलाइट तस्वीरों से साबित किया है, और भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की अगर आप साइट्स पे जाएंगे, उन्होंने भी इस बात को माना कि हाँ घुसपैठ हुई है। लेकिन क्या मजबूरी थी? देश के प्रधानमंत्री 19 जून को मीडिया के सामने आते हैं, जनता के सामने आते हैं, वो भी विपक्ष के दबाव में आते हैं। जब विपक्ष कहता है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री विपक्ष के दबाव में वे सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और उसके बाद बयान देने को मजबूर हो जाते हैं, और वो जो बयान देते हैं उसमें वो खुद तो फंसते ही हैं और पूरे देश की, हमारे जवानों की शहादत के ऊपर एक सवाल खड़ा करके चले जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 19 तारीख को 3 लाइनें बोलते हैं कि हमारी सीमाओं में ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा और ना कोई घुसा हुआ है, और ना ही हमारे किसी पेट्रोलिंग पॉइंट पर कब्जा है। ये 3 शब्द। जब कोई घुसा ही नहीं था तो हमारे 20 जवान कैसे शहीद हो गए अगर कोई आया ही नहीं था? आप हमारे जवानों पर ये कहना चाहते कि उन्होंने नियम कानून संधियों को तोड़ते हुए उन्होंने चीन में घुसने की कोशिश की थी और वो वहाँ शहीद हुए? आप अगर ऐसा बोल रहे हैं तो आप देश को धोखे में रख रहे हैं और शहादत का अपमान कर रहे हैं। हकीकत ये है कि चीन ने घुसपैठ की, वो घुसे और हमारे जवानों को शहीद किया। इसलिए ये प्रधानमंत्री जी की पहली लाइन कि कोई घुसा नहीं था, ये यहीं पर गलत साबित होती है, जिसका चीन ने पूरा फायदा उठाया। चीन की सरकारी साइट में तुरंत का देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही कह दिया है कि कोई घुसा ही नहीं है, हम जहां पर हैं वो हमारी जगह है, वो भारत की नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कोई घुसा हुआ नहीं है। आज की तारीख में जब उन्होंने कहा तो वहां पर भी सैटेलाइट पिक्चर, रक्षा विशेषज्ञ, पूर्व सेना के अधिकारी, सैटेलाइट इमेजेस सबने साबित कर दिया कि घुसे हुए हैं। ये कहते किसी हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट पे कब्जा नहीं है। हमारी गलवान वैली का है, हमें नहीं मालूम था। जो लद्दाख गए होंगे, मैं जिंदगी में एक बार लद्दाख गई हूँ, लेकिन गलवान वैली जो है, पेंगसोंग लेक जो है, या हमारी जो बताते हैं कि फिंगर पॉइंट्स की बात करते हैं, हमें नहीं मालूम। ये सैन्य लोगों को, सैनिकों को पता होता है फिंगर पॉइंट क्या है, गलवान वैली कहाँ पर, एग्जैक्ट सीमा कहाँ है, अक्साई चीन कहाँ है, सियाचिन कहाँ है, और कहाँ हमारी पेट्रोलिंग पोस्ट है, रास्ते के, ये उन्हें मालूम होता है। लेकिन हमें जब खबरों से पता चलना शुरू हुआ तो हमें ये पता लगा, दोबारा मैं बता रही हूँ, एक से फिंगर पॉइंट जैसे आप पहाड़ी की चोटियां देखते हैं, ये चोटी ऊपर गई फिर नीचे आती है, तो इसको हम नीचे पर फिंगर पॉइंट 1, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे फिंगर पॉइंट 2, इस तरह से 1 नंबर से 8 नंबर तक फिंगर पॉइंट पर 1 से 4 तक भारत का पूरा अधिकार क्षेत्र है, भारत सीमा में, और भारत का हक है 1 से 4 तक। 4 से 8 जो फिंगर पॉइंट है, पहाड़ चोटियां हैं 1 से 8 तक, ये माना जाता रहा कि ये विवादित जमीन है, विवादित इनसी, इसमें ना चीन का अधिकार है ना भारत का अधिकार है। ये जो जमीन है फिंगर पॉइंट 4 से 8 तक के बीच में जो 5
किलोमीटर के करीब बताते हैं, वहाँ किसी का अधिकार नहीं है। और इसको हम लोग जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके बीच का ये जगह है। और 8 के बाद का जो फिंगर पॉइंट, 8 के बाद का सारा जो इलाका है वो चीन का है, हम उस पर विवाद ही नहीं कर रहे। 8 के उस तरफ सारा चीन है, आपके पास है। 8 से इधर 4 तक आएंगे, LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और उसके बाद 4 तक हमारा है। लेकिन अब हुआ क्या है ये सुनिएगा ध्यान से, जहां हमारी आपत्ति है। चीन 8 के उस तरफ था, लेकिन चीन 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 तक हमारी बिल्कुल सीमा पर आकर खड़ा हो चुका है। भक्तों को मिर्ची लग रही है, और उस मिर्ची लगने से मुझे समझ आता है कि मेरा तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। 1000 लोग अभी भी हैं, 2000 लोग शुरू से रहे। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अंधभक्तों की यही बौखलाहट, चीनी ऐप तो इन्होंने डिलीट कर दिए। 59 डिलीट क्या करने थे, बैन हो गए, अपने आप ख़त्म हो गए। अब बेचारों के हाथ में चीनी मोबाइल पड़ा हुआ है, और अब समझ नहीं पा रहे ये कि इस मोबाइल का क्या करे। इसको हाथ में रखने से इनकी देशभक्ति का क्या होगा। इन्हें कहीं कूड़े में डालिए। चलिए, जय हिंद।